So we've reached one of the most exciting sessions for today, Finding Your Way. This candid chat promises to be an inspiring exploration of success, resilience, and staying true to oneself. Our esteemed guest is none other than Mr. Navratanji Kothari, Chairman of the KGK Group, a visionary whose journey is a testament to perseverance and purpose. Sir, can we please have you on stage? Can we please have you on stage, sir? Leading this intimate and thought-provoking conversation is Rajiv Jain, Honorable Secretary of JJS, a respected leader in his own right. Let's give a big round of applause for this incredible duo. Good afternoon, everyone. Before we start, I'll request the people sitting at the back side, please come forward. आप आगे आ जाएं. Today, this session, I'm in candid conversation with Navratanji Kothari, who's known as NRK. प्यार से सब आपको NRK बोलते हैं. And actually, the people sitting here, besides few students here, nobody needs his introduction because he is known for his business, his activities, his trade, and because of Cancer Hospital and lots of other things. Today, I would like to talk to him about the things we don't know, which even I don't know about him. So, I only know that KGK stands for Kesrimalji Kishilalji Kothari, and people also call them from last so many years Lal Hati Wale. And of course, his business is as big as मजाक में हम लोग बोलते हैं कि जब कोठारी साहब कहीं लैंड करते हैं किसी कंट्री में तो पूछते हैं भाई मेरा ऑफिस है क्या यहाँ पर, तो वहीं ले चलो. So, a very down-to-earth, humble person who has achieved, who's a, I can say, accomplished person. So, कोठारी साहब, हिंदी इंग्लिश दोनों में आपसे बात करूं. Actually, it is my honor to talk to him because he is such a towering personality, and I'm blessed that I got blessings of three starlets of our industry, Shri Rashmikant ji, Shri Surana ji, and Shri Kothari ji. So when Navalji was planning this candid conversation, I requested him that let me do this job. कोठारी साहब, मैं अगर आपसे आपके बचपन के बारे में पूछना चाहूँ तो कैसा आपका बचपन रहा, कैसी अपब्रिंगिंग रही? क्या आपके जो पेरेंट्स थे वो स्ट्रिक्ट थे, डिसिप्लिन थे, या आपको हर तरह से छूट थी? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन. वैसे तो मेरी अपब्रिंगिंग बड़ी विरोधाभास में हुई. फैमिली बिल्कुल ठेठ मारवाड़ी स्टाइल की फैमिली, और एजुकेशन हुआ कॉन्वेंट स्कूल में. मेरे को पढ़ाया सब यूरोपियन और अमेरिकन फादर्स ने. तो विरोधाभास इसलिए कि जैन फैमिली में जन्मा हूँ, तो जैन संस्कार तो खून में है. और ये भी एक बात थी कि जब हमारा एडमिशन सेंट जेवियर्स में कराया गया तो मेरे दादा साहब ने मेरे फादर को बोला, अरे भाई ये क्या काम करते हो, सुबोध अपना स्कूल है उसमें कराओ, वहाँ पे ये अंडे खाना मांस खाना सीख जाएंगे. तो मेरे फादर ने बोला अपने घर के संस्कार इतने मजबूत हैं कि ये मूल से नहीं हटेंगे, लेकिन इनको अंग्रेजी का अभ्यास कराना बहुत ज़रूरी है. अंग्रेजी नहीं जानेंगे तो देश विदेश में व्यापार कैसे कर पाएंगे. तो इस विचारधारा के अनुसार 1951-52 में मेरे को जेवियर्स में भर्ती हुआ मैं. उस वक्त हमारे प्रिंसिपल फादर मैन थे, फिर फादर विल्सपाकर आए, फिर फादर परर आए. तो हमारे को जो भी पढ़ाया सब यूरोपियन और इंग्लिश लोगों ने पढ़ाया, लेकिन घर के संस्कार बिल्कुल देसी ठाठ था. जैसे मैं बच्चे मन में
अखाड़े जाता था, कुश्ती लड़ना सिखाया और लकड़ी का सिखाया, दंड बैठक लगाना, मालिश करना, घुड़सवारी करना, ये सब काम देसी स्टाइल का जैसा परिवार होता है वैसा ही हुआ। तो ये बचपन से ही दोनों तरह के विरोधाभास थे, मेरे को संतुलन रखना था और मैं कोशिश किया संतुलन रखने की, और आज भी दोनों कामों के प्रति पूरी वफादारी है। जहाँ एजुकेशन का सवाल है, मैं सुबोध शिक्षा समिति में करीब 30-32 वर्ष से प्रेसिडेंट हूँ। 30,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, और जहाँ फिर सेवा का काम है वहाँ आदरणीय स्वर्ण साहब यहाँ विराज रहे हैं। ये कैंसर हॉस्पिटल की बात शुरू हुई थी तो इन्होंने प्रेरणा करी कि भाई ये बड़ा काम है और हमें आप उपयुक्त व्यक्ति लगते हो तो ये जिम्मेदारी आप ले। तो काला साहब का और तुराना साहब का एक लेटर मेरे पास आया, वो आज भी मैंने संजो के रखा है। इतना इंस्पिरेशन वाला था और इन्होंने जो मेरे को कॉन्फिडेंस जताया तो मेरे में हिम्मत आई। और फिर आगे की कहानी है, आप सबको मालूम है कि आज नॉर्थ इंडिया का बेस्ट हॉस्पिटल का अवार्ड कैंसर हॉस्पिटल को मिला है। और सुबोध शिक्षा समिति का भी जब हमने चार्ज लिया था हमारी टीम ने, उस वक्त 1 करोड़ का बजट था, 3,000 बच्चे पढ़ते थे। आज 100 करोड़ से ऊपर का बजट है और 30,000 बच्चे पढ़ते हैं। आपने बताया कि आप मिशनरी स्कूल में पढ़े, सेंट जेवियर्स में पढ़े, तो यही वजह है कि आप में इतना डिसिप्लिन है, यू आर सो पंक्चुअल अबाउट टाइम, बिकॉज आई हैव सीन यू आर सो सिंसियर इन वॉट एवर यू डू, चाहे कैंसर हॉस्पिटल हो चाहे जेजेएस में भी हम आपको देखते हैं कि इवन इफ यू आर गेटिंग लेट बाय 5 minutes, आई रिसीव योर कॉल कि राजीव बाबू मैं लेट हो जाऊंगा आज, एंड यू always make it sure to be present in each and every meeting. Even if you are in Mumbai, you take a flight and come. That shows your sincerity. So this is because of your schooling or because of your family brought up? Because of my schooling. Because I have been taught by the Europeans and American fathers. They said that punctuality is a virtue and one should try to be punctual. And secondly, it was supported by Rashmikant Durlabji, and he was also a Zevarite. He was senior to me, and he was my mentor also. So these good habits we learned from our school, and I am very proud of being educated at that institution, which is still existing, and all our copies, all our answer papers were checked and sent to Cambridge University, and everything was in English fashion, because at that time the country got newly independent status, and that was a wonderful time. I am very thankful to my teachers and to my school and everyone very much. So Kothari sahab, how you started your business? Although your company KGK was formed in 1905, if I'm right. Yes, sir. So that means it was a family business. But even in the family business, yesterday we had a talk about family business. Also, we had a seminar. But I think you are the best example of family business. So शुरू में तकलीफें आई आपको, कैसे आपका शुरुआत रही? आपने बर्मा से शुरू किया, बिल्कुल, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं संयुक्त परिवार में ही जन्मा और आज भी संयुक्त परिवार का संचालन में कर रहा हूँ। मेरे बेटे, मेरे भाई आज मेरी आज्ञा के अंदर हैं। मैं जो कह दूँ वो फाइनल है, क्योंकि हिंदू परिवार में, एक जॉइंट फैमिली परिवार में हेड ऑफ द फैमिली होता है, उसके प्रति जो सम्मान और इज्जत होती है वो आज भी मेरे परिवार में विद्यमान है। और ये संस्कार तो परिवार से मिले और एजुकेशन के संस्कार मेरे को स्कूल से मिले। और जब ऐसे तो ये मैंने भी टेक ओवर किया, तो मैं तीसरी पीढ़ी का आदमी हूँ।
मेरे ग्रैंडफादर ने रंगून में जाकर के 1905 में व्यापार शुरू किया। फिर मेरे फादर बड़े हुए तो उन्होंने भी उनको ज्वाइन किया, और फिर उसके बाद में जब मेरे फादर अस्वस्थ हो गए और 75 में गुजर गए थे वो 1975 में, तो बागडोर मेरे हाथ में आई, तो मैंने संचालन किया। मेरे 2 छोटे भाई थे, तो मेरे फादर को ये चिंता थी कि इनका क्या होगा, मेरा तो टाइम हो गया जाने का। तो मैंने उनसे जो प्रॉमिस किया था कि आप भले नहीं रहेंगे लेकिन मैं वो सब काम पूरे करूंगा जो आपकी कल्पना में है। और सारा जमाना जानता है, सारा समाज जानता है, आई एम ट्रू टू माई वर्ड्स। आई हैव नेवर डिस्टिंग्विश्ड एनीथिंग कि किसने ज़्यादा काम किया किसने कम काम किया, नेवर बॉदर्ड। जब हम तीनों भाई भी अपना हिसाब, पहले तो हम जॉइंट फैमिली थे तो हमारे 2 ही खाते थे, खर्च खाता और इनकम का खाता। भाइयों के खाते नहीं थे आपस में। जब खाते हुए तो इतना ही हुआ कि हमारे पर्सनल ड्राइंग्स और ये अलग अलग हो गए, बाकी व्यवस्थाएं वैसी की वैसी है। तो संयुक्त परिवार तो एक बहुत पावरफुल इंस्टीट्यूशन है। मैं ये प्रमोट करना चाहता हूँ आज के बच्चों में। मैं, मेरी बीबी और मेरे बच्चे तक ही सीमित हो गए, ये ठीक नहीं है। माता पिता, परिवार के और जन, उनका बहुत बड़ा उपकार होता है जीवन में, तो उनकी केयर करना और उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखना, उनका सम्मान करना अति आवश्यक है। और ये जीवन में, व्यापार में बहुत हेल्प करता है। खाली व्यापार अपने दोस्तों के साथ कर लिया या किसी फ्रेंड के साथ कर लिया, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। जो ब्लड रिलेशन से जो व्यापार मजबूत होता है वो बरसों बरस चलता है, सेंचुरीज तक चलता है। ये हमको बहुत सीखने की बात है सबके लिए। कोठारी साहब, द ज्वेलरी इंडस्ट्री इज ए थिक कल्चर गोइंग हैंड इन हैंड. Small things like touching people's feet or respecting elders. How you retain the culture and rituals? It is very much retained even today. All the younger members, now I am the eldest, so no one is elder than me. Everyone comes to my room, and the first time we meet, they touch my feet even today. Not only my sons or daughter-in-laws, even my brothers and their wives. So that is a Hindu culture. No, but this is in your family because that is a given. पर बाहर में भी मैं देखता हूँ इस व्यापार में अपने एक ऐसा थिक कल्चर है कि जो भी मिलता है अपने से छोटा होता है तो वो पैर छूते हैं. मैं नहीं देखता किसी और इंडस्ट्री में ऐसा है. तो जब कोई भी आके कोई व्यक्ति आपके पैर छूता है तो आपके क्या भाव रहते हैं उसके प्रति? आशीर्वाद के भाव, उसकी शुभ कामना के भाव होते. ईश्वर इस पे मेहरबानी रखे और ये आगे से आगे बढ़े, चाहे वो आपका कॉम्पिटिटर ही हो. हाँ, भले मेरा कॉम्पिटिटर हो, कोई दिक्कत नहीं है. मैंने खुद ने कम से कम 5-6 हज़ार बच्चों को हीरे का व्यापार सिखाया है. और जब भी वो मेरे को पब्लिक प्लेस में मिलते, मेरे पाँव छूते, तो उनमें इतना आदर सम्मान है मेरे प्रति. वो देखते हैं कि आप हमारे मेंटर हो, आपने हमको इस धंधे में लाए, ये सिखाया. They feel obliged, and then in turn they pay this kind of respect. और स्पेशली जयपुर के कल्चर में और जवाहरात के कल्चर में ये तो परंपरा मैंने सब, मेरे ही घर में नहीं, सब जगह देखी है. आज भी मैं अगर 83 इयर्स में हूँ, मेरे से कोई 85 या 90 का मिलेगा तो मैं उसके पाँव छूँगा. ये कल्चर आप तो पूरे वर्ल्ड में सब जगह ऑफिसेज हैं. बॉम्बे आपने खूब हीरे का व्यापार किया है, तो ये कल्चर आपको जयपुर में ही दिखता है या और जगह भी इस तरह से है कुछ? ये जयपुर के सिवाय और कहीं नहीं मिलता है. तो ये जयपुर की खूबसूरती ये है. जयपुर की खूबसूरती है, ये रत्नों के व्यापार की खूबसूरती है. रत्नों का व्यापार अपने आप में आपको खूबसूरती पैदा करता है. और नाम मेरा परिवार वालों ने नवरत्न रखा है, लेकिन मेरे में इतने गुण तो नहीं है. लेकिन जितने से भी है वो समर्पित हैं परिवार को और समाज को और अपने धर्म को. आपका नाम नवरत्न तो बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा कोई रत्न नहीं है जो आपने छोड़ा हो. 9 के 9 रत्नों में काम, मैं समझता हूँ 100 रत्नों में काम कर रहे हैं अभी आप. तो ये
मैं समझता हूँ कि दिस इज द रीजन वाई एनी फीमेल हु ज्वाइंस दिस इंडस्ट्री शी फील्स वेरी सेफ. ये एक जयपुर के कल्चर की बात है. अब आपको क्या लगता है कि ये कल्चर आगे आने वाली पीढ़ी में, जहाँ न्यूक्लियर फैमिलीज हो रही हैं, अलग अलग लोग हो रहे हैं, उसमें आपको कैसा लगता है, वुड वी बी एबल टू मेंटेन दिस कल्चर इन फ्यूचर ऑल्सो? ये थोड़ा फीका हुआ लेकिन अभी मेंटेन्ड है. अभी भी मैं देखता हूँ बच्चों को, एकदम यंग बच्चे आते हैं तो वो अपने बड़ों के प्रति सम्मान तो व्यक्त करते ही हैं, लेकिन वो इंटेंसिटी और वो डेप्थ कम हो गई थोड़ी. मे बी बिकॉज ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मे बी बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द लाइफ स्टाइल, बट इट इज एग्जिस्टिंग. तो मैं समझता हूँ आपने जो बात कही कि योर पेरेंट्स, योर फादर वॉज कीन इन सेंडिंग यू टू जेवियर्स. ही हैड अ कॉन्फिडेंस कि अंडा खाना नहीं सीखेंगे, लेकिन इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तो व्यापार में काम आएगी. उनका एकमात्र तो आज जो बच्चे नई पीढ़ी के कॉन्वेंट स्कूल्स में या अंग्रेजी स्कूलों में जाते हैं, उनके परिवार के लिए आपका क्या संदेश रहेगा कि वो खाली एक लैंग्वेज सीखने जाएं जिसमें व्यापार में बढ़ावा हो, लेकिन कल्चर तो अपना ही जीवित रखें? मेरे ख्याल से हर पेरेंट के मन में ये अभिलाषा रहती होगी कि हमारा फैमिली कल्चर, हमारे संस्कार, हमारा धर्म, हमारी कंट्री, हमारा जो है वो तो अक्षुण्य रहना चाहिए. क्यों? ये संस्कृति 5000 वर्ष से पुरानी है. जब वो लोग जंगलों में घूमते थे ना, हमारे यहाँ वेद पुराण लिखे जाते थे, शास्त्र लिखे जाते थे, जब बाकी सारी दुनिया कुछ भी नहीं थी, जीरो थी. ये तो बाद में ये आक्रमणकारी आए और इन लोगों ने हमारी संस्कृति को नष्ट भ्रष्ट कर दिया, हमारे देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ दी, हमारी लाइब्रेरीज को जला दिया, ज्ञान को नष्ट कर दिया. फिर अंग्रेज भी आए तो उन्होंने भी अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये एजुकेशन सिस्टम तो लॉर्ड मैकॉले ने चालू किया है, हमको गुलाम बना के रखने के लिए, हमसे काम लेने के लिए. तुलसीदास जी कौन से ये वो किए हुए थे, या कबीरदास जी कौन से थे जिन्होंने ये ग्रंथ रचे? वो कोई फॉर्मल एजुकेटेड लोग नहीं थे, और उनके हृदय में एजुकेशन था, उनके आत्मा में एजुकेशन था, तो अमर ग्रंथों की रचना करके गए. एजुकेशन की बात अगर मैं करूं, बिकॉज नाउ वी हैव लॉट्स ऑफ इंस्टीट्यूट्स इन द कंट्री, और आपने जिस समय काम सीखा तो फैमिलीज ही इंस्टीट्यूट हुआ करती थी. तो व्हाट डू यू थिंक, एजुकेशन इज कंपल्सरी to do this trade, or training is more important either in an institute or individual institute, जैसे आप पहले गद्दी पे बैठ के सीखते थे? तो आपके हिसाब से क्या, कौन सा रूप सही है? मेरे ख्याल से दोनों ही जरूरी है. संस्कार से युक्त होकर एजुकेशन होना बहुत अच्छा है. सिर्फ एजुकेशन एरोगेंस आ गई या दूसरी विपरीत विचारधारा आ गई तो वो बेकार है, उससे कोई फायदा नहीं है. आज जो कुछ ही मैं आगे काम कर सका हूँ वो एजुकेशन से ज़्यादा घर के संस्कार है. एजुकेशन तो जरूरी माध्यम है, ये तो एक अपने आप को एक्सप्रेस करने का और अपने आप को एक्सप्लेनेबल करने का तरीका है, लेकिन संस्कार तो घर के ही काम आते. अब आपकी तो तीसरी पीढ़ी भी काम कर रही है, व्यापार में सब लोग हैं, बच्चे तो पांचवी पीढ़ी है, और आपने ऊपर की पीढ़ी भी देखी है, नीचे भी. अब 80+ आप हैं और व्यापार सब बच्चे कर रहे हैं, तो ऑनर तो फील करते ही होंगे, बट समटाइम डू यू फील लिटिल पावरलेस? नो नो, आई एम द सुप्रीम कोर्ट ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन. व्हाट आई से इज लास्ट एंड फाइनल ऑल ओवर द वर्ल्ड. Today we have got offices in more than 20 countries of the world. And in diamond business, before last year, we had crossed $2.7 billion per year turnover. And this is the power of diamond business. And if I think that the younger generations, if they don't pay attention to this, this is not achievable. Because this is not my own self, the whole the family, the executives, the people who are, because it is completely institutionalized business now.
I only oversee and make the policies of the company. But still there are so many people, other than family also, who are doing very hard work and doing very sincerely and increasing the business. So I am thankful to them also. So one side you are doing business and you are still in command, that is commendable. बट इसके साथ साथ आप बहुत सारी फिलंथ्रॉपी एक्टिविटीज भी करते हैं, हॉस्पिटल भी हैं, कोई आपने इंस्टीट्यूट्स भी चला रखे हैं जहाँ डायमंड ट्रेनिंग होती है, हज़ारों बच्चे वहाँ सीख के निकले हैं, सुबोध शिक्षण संस्था में भी आप हैं. तो ये सारे दोनों चीज़ों में सामंजस्य कैसे बिठा लेते हैं, कैसे, हाउ डू यू बैलेंस ऑल दिस? सामंजस्य तो यह अंतरात्मा की आवाज़ है, क्योंकि हम अपने आप को मॉर्टल समझते हैं. वी आर ऑल पेरिशेबल, वन डे वी विल नॉट एग्जिस्ट ऑन दिस अर्थ. एंड हमारे संस्कार हमें सिखाते हैं कि सत्कर्म किए बगैर धन का कोई उपयोग नहीं है. धन का उपयोग जब हो सकता है कि जब आप आम जनता का, पीड़ित लोगों का, अनएजुकेटेड लोगों का, अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए कुछ करो. तो वो हमारे दिल में है. और अभी अभी कैंसर हॉस्पिटल को नॉर्थ इंडिया में नंबर 1 का रैंक मिला है. और सुबोध स्कूल में अभी कोई 15 दिन पहले हमारा एक फंक्शन किया था, उसमें हमारे लॉ कॉलेज में बेस्ट करीबन 15 बच्चों को RJS की नौकरी मिल गई, हाईएस्ट निकाल रहे. तो जो भी काम करते हैं उसमें ये चाहते हैं कि हम सर्वोपरि रहें और आगे बढ़ें और प्रेरणा के स्रोत बने. हालांकि सफल है हमारा, हम तो अल्टीमेट है नहीं, अल्टीमेट तो भगवान का नाम है. पर जयपुर के लिए भी आपने बहुत कुछ किया. कैंसर हॉस्पिटल के अलावा आप जलमहल के लिए भी बहुत कुछ करना चाहते थे. हेरिटेज वहाँ आपकी बहुत बड़ी प्लानिंग थी. और जितना सुंदर उस खंडर को आपने महल में परिवर्तित कर दिया, तो वो क्या सोच थी, आप क्या करना चाहते थे? हालांकि अभी तक नहीं कर पाए, वो एक अलग बात है. ये पॉलिटिकल चक्कर में थोड़ा डिले हो गया है. बाकी ये अजूबा बनेगा जयपुर शहर में. जयपुर शहर में मेरी कल्पना के हिसाब से जो अभी तो जो मैंने किया है वो एक ट्रेलर है छोटा सा, जैसे फिल्म के पहले ट्रेलर दिखाते हैं वैसा ही है. लेकिन जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो ऐसा कोई जगह नहीं होगा कि जो इसकी तारीफ हुई बगैर नहीं रहेगा. कम से कम 3-4 हज़ार आदमियों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. 2 रूम हमको 2 उसमें होटल्स बनाने हैं. 300-350 रूम बनेंगे. और राजस्थान में झील होना अपने आप में बहुत दुर्लभ है. और खुशी की बात है कि दिस इज इन बिटवीन आमेर एंड जयपुर, जस्ट इन द मिडल. And there is a lake of 300 acres of land, and 100 acre land has been given to us on lease to develop and to make it a place of pleasure, which still I will do if I live. Otherwise, my next generation will do. And I think our case is in the Supreme Court, and unnecessarily it was raised, and it has no ground to stop these kind of projects in Jaipur. And I love Jaipur because I am born in Jaipur. My mother gave me birth on this land. So the land is also very dear and near to me. And heritage, our heritage is very rich. And we want to maintain our heritage, and we want to show the world that Jaipur is a place of pleasure. इतने खूबसूरत विचार हैं अपने जयपुर शहर के लिए. तो ये आपका बहुत बड़ा सपना है और ये जयपुर को देना चाहते हैं, और ये डिले हो गया या कोई वजह से अड़चन आ रही है. कभी कभी मलाल होता है कि मैं क्यों शहर के लिए इतना करूं, या कोई भी अड़चन आती है, कभी दुख तो होता है इस बात का, या आप ऐसा मानते हैं कि नहीं, इसको नियति समझ लेते हैं. दुख नहीं होता है. कोई भी बड़ा काम करेंगे तो कठिनाई तो जीवन में आने ही वाली है. ये जो व्यापार का विस्तार हुआ तो कोई पलंग पे लेटे लेटे तो नहीं हुआ है, या एयर कंडीशन कमरे में बैठकर खाली कल्पना करने से तो नहीं हुआ है. अफ्रीका में आज हमारी 5 कंट्रीज में जंगलों में जाएं, हीरे कहाँ निकलते हैं, कौन सी माइन से निकलते हैं, वहाँ पहुँच जाते हैं. माणक कहाँ निकलेगा, वहाँ पहुँच जाते हैं. नीला कहाँ निकलेगा, वहाँ पहुँच जाते हैं.
आज हमारा हर जगह जहाँ जहाँ भी उद्गम स्थान है रत्नों का, सब जगह मौजूद है। वहाँ से सोर्स करते हैं, कटिंग पॉलिशिंग करते हैं, क्वालिटियाँ बनाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, वर्ल्ड वाइड माल बेचने के लिए ऑफिसेज भी है। तो ये पूरा चैनल है, शुरू से आखिर तक इसमें लगे रहना पड़ता है। व्यापार में उतार चढ़ाव बहुत सारे आते हैं और आपने तो इतना बड़ा व्यापार करते हैं, तो जब कभी कोई उतार आता है तो आप उसको किस रूप में लेते हैं और उसको ऊपर कैसे, हाउ डू यू ओवरकम दैट? नहीं, मेरे को तो ऊंचा नीचा लगता ही नहीं है। मैं जानता हूँ कि रास्ते चलते हैं तो चढ़ाव भी आता है, नीचा भी आता है, मुसाफरी है, इसमें क्या चिंता करने का। जैसे आज डायमंड का मार्केट थोड़ा वर्ल्ड में दबा हुआ है, तो कभी कभी बच्चे भी चिंतित होते हैं, तो मैं इसमें क्या बात है, क्या चिंता करने का है। ये तो जीवन का तरीका है, व्यापार का तरीका, एक साथ थोड़ी होता है, कभी भी उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन ये वापस आएगा। और अब मुझे लगता है वापस स्टेबलाइजेशन हो गया है। डीटीसी है, उन्होंने भी अपने प्राइसेस कम किए हैं, और ये लैब ग्रोन डायमंड ने अभी धूम मचा रखी है। पर ये तो खाली एक फैशन ज्वेलरी बन के रह जाएगी, इसकी कोई वैल्यू थोड़ी है, इसकी कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। लेकिन हीरा, माणिक, पन्ना, ये तो रत्न है, अनादिकाल से बहुमूल्य है और अनादिकाल तक बहुमूल्य रहेंगे ही, मुझे कोई बहम नहीं है। पर इससे संबंधित अगर मैं एक सवाल पूछूं कि अगर 1 करोड़ रुपए का कोई नेकलेस नेचुरल डायमंड का है और उसी का रेप्लिका 1 लाख रुपए में लैब ग्रोन का मिल रहा है, तो फील लुक तो सब सेम आ रही है, तो कोई क्यों 1 करोड़ वाला नेकलेस लेगा? वो 1 लाख में क्यों नहीं जिसको लेगा? वैल्यू रिटेन करनी है वो तो नेचुरल डायमंड ही खरीदेगा, और जिसको फैशन में करना है, जिसको खाली फैशन में करना है, और वो अब बड़े डायमंड भी क्या है कि स्टेटस देख के पहचाने जाएंगे कि ये घर की लेडी अफोर्ड कर सकती है इतना बड़ा नेकलेस पहनना। और अगर कोई मिडिल क्लास की या लोअर मिडिल क्लास की लेडी ने पहन लिया, लोग असली को भी नकली मानेंगे, और नकली पहन लिया बड़े घर की औरत ने, उसको असली मान लेंगे। ये दिक्कत है, क्योंकि लैब के सिवाय को डिस्टिंग्विश नहीं कर आपके हिसाब सकता से टोटल जो परसेप्शन है उस लेडी के बारे में या उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, दैट विल डिटरमाइन व्हाट शी इज वेयरिंग। तो आपके हिसाब से नेचुरल डायमंड्स आर गोइंग टू बी देयर फॉर एवर? इट विल जैसे कहावत है, डायमंड्स आर फॉर एवर। Not for today or tomorrow. It will be for centuries. It has been from centuries and it will remain for centuries. मैं व्यापार की तो आपसे बात करी, कुछ पर्सनल क्वेश्चन अगर करूं हाँ, फरमाइए। तो आपकी हॉबीज क्या रही हैं बचपन से अब तक, और कौन सी मेंटेन कर पा रहे हैं? मुझे मालूम है आप हॉर्स राइडिंग में जाया करते थे रेगुलर। मेरी एक ही हॉबी रही है शुरू से, घुड़सवारी करने की। तो घर में हमारे घोड़े थे, 3-4 घोड़े रहते थे, गाय भैंसे रहती थी हमारा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा देसी स्टाइल से परवरिश हुई है। हमने दूध ग्लास में कभी नहीं पिया, ऐसे बड़े बड़े कटोरों में दूध पीते थे। कुश्ती लड़के आते थे तो प्यास बहुत लगती थी, तो दूध ऐसे पीते थे जैसे मेरे दादा साहब बोलते थे, गिलास में तो मालूम पड़ जाता है 3 पाव है, 2 पाव है, ऐसे पियो दाप करके पेट भर के। तो हमने ऐसे ही दूध पिए, ऐसे कुश्तियाँ लड़ी है। उसका कोई नाप नहीं होना चाहिए, नाप कितना नहीं हो, पीना? खूब धाप के पियो, मतलब पेट भर के, लबालब यहाँ तक, मतलब मजा। तो पहलवानी आपने करी और घुड़सवारी करी? कुश्तियाँ लड़ी, घुड़सवारी करी, लकड़ी चलाने की प्रैक्टिस करी, बंदूकें चलाने की प्रैक्टिस करी। अभी भी दशहरे को लक्ष्मीकांत जी थे, जब तक हम सेंट माना गार्डन जाकर के फायरिंग भी करते थे। हम हिंसा नहीं करते थे, घड़े रखते थे और घड़ों को फोड़ते थे। जीवों की हम कभी भी शिकार नहीं करते थे, लेकिन प्रैक्टिस तो थी वो की वही। तो फिल्मों का भी आपको शौक है, क्योंकि आपने तो एंटरटेनमेंट पैराडाइज भी खोला, वहाँ पे तो थिएटर्स भी हैं। फिल्मों का कोई शौक? कुछ मात्रा में फिल्मों का शौक है, पर पैराडाइज एंटरटेनमेंट पहले कमाने के लिए खोला है। व्यक्तिगत मैं बहुत कम जाता हूँ, मेरी श्रीमती यहाँ बैठी है, जाती ज़्यादा। नहीं, वो मैं उनसे बाद में जरूर पूछूंगा कि आपने जो कुछ पर्सनल बातें बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। इसके अलावा कोई शौक आपका? और कोई नहीं। आप ये आखिर तक रहा। लक्ष्मीकांत जी थे तो वो, प्रकाश चंद जी साहब सुराना, विमल चंद जी साहब के छोटे भाई, मैं, 3 जने
सुबह 5 बजे उठ करके घुड़सवारी को निकल जाते थे। 61st कैवेलरी में हमको अलाउड था एज ए सिविलियन, वहाँ मिलिट्री के अलावा कोई आदमी जा नहीं सकता है, बट वी 3 people were allowed to do practice there. We had our own stables, there were 15-16 horses, and the saises, they used to bring them there in the 61st cavalry, and we used to ride for more than 1 hour, because we were giving exercise for half an hour to one horse, then we used to change the other horse. And that was a wonderful time in my life. I repent that both my friends and my relations and mentors are no more, but still I remember those days very dearly. तो मैंने ऐसा भी सुना कि रश्मि भाई अपनी जीप में आपको लेने आते थे, और अगर आप 2 मिनट लेट हो जाते थे तो वो छोड़ के चले जाते थे। नहीं, छोड़ के तो नहीं जाते थे, पर वो वेट करना उनको पसंद नहीं था, तो मैं तो कभी लेट नहीं होता था। प्रकाश साहब सुराना कभी कभी लेट होते थे और बोलते यार आया नहीं अभी तक। बोले मैं जूते पहन रहा हूँ, बिकॉज टू वेयर द राइडिंग शूज इज ऑल्सो बिग एक्सरसाइज। यू हैव टू हैव 2 hooks and you have to pull the shoes into your feet, and then to take out the shoes also is exercise. We used to keep a fork and we used to put our foot in that and pull ourselves. Then only it's exercise. It takes little time to wear the breeches and this and that, and it's a full dress code. We can see the kind of passion he has. I can see on his face कि अभी भी इनको ऐसे लग रहा है जैसे कल की बात है मैं जूते पहन के और घुड़सवारी पे जाता था। अभी आपको मौका मिले तो अभी भी आप जाएं? अब तो हिम्मत नहीं होगी जाने की, तो घोड़ा बिगड़ गया तो गिरा देगा, और इस उम्र में हड्डी टूट गई तो फिर जुड़ना मुश्किल हो जाएगी। हम गिरे भी है घोड़ों से, लेकिन 10-5 दिन में ठीक हो जाते थे। हड्डी टूट गई तो जुड़ जाती थी, ऐसा नहीं कभी गिरे नहीं हो। घोड़ा बदमाशी कर दिया, कभी उछल गया, गिरा भी दिया था, लेकिन स्टिल दैट वाज वेरी गुड। इनके अलावा आपका खान पीन में आपको आपकी डाइट आपको क्या चीज़ें पसंद है खाने में? आप बस सिंपल खाना है, मैं सिंपल खाना ही खाता हूँ। ज़्यादा वैरायटी जो ज़्यादा तरह के वो इतना मुझे नहीं जमता नहीं है। लाइफ सिंपल रही है शुरू से ही, पर शौक जो थे वो जरा राजसी शौक ज़्यादा थे। मेरे फ्रेंड ज़्यादातर राजपूत हैं, क्योंकि उस वक़्त इंटीग्रेशन हुआ ही था, और सोना साहब खुद ही जेवराइट है, प्रकाश सिंह साहब वहीं पढ़े हैं, कुशल चंद्र साहब वहीं पढ़े हैं, इनके सबसे छोटे भाई पारस सिंह जी 1 बरस तक मेरे साथ ही पढ़े हैं। ये सब भाई जेवियर्स में पढ़े हैं। तो हमारा तो क्या है कि फैमिली का स्टाइल भी करीब करीब एक जैसा ही था। ऑर्थोडॉक्स, इनकी भी फैमिली ऑर्थोडॉक्स ही थी और कन्वेंशनल थे, हम भी ऐसे ही थे। तो फिर इनके घर की 3 बेटियां हमारी बहुएं बन गई। 1 2 नहीं, 3 अगर मैं ये पूछूं कि आप 5 जनरेशन देख रहे हैं, तो हाउ डू यू रेट योरसेल्फ एज अ फादर, एज अ ग्रैंडफादर? I think my next generation should follow me, and if they think that I have lived a good life, they should try to follow and keep the same track and teach their coming generations to be within that framework and work hard and honestly. और इसी के साथ ये कहावत है कि हर व्यक्ति के पीछे, उसकी उन्नति के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो भाभी साहब का कितना योगदान है आपको आज जिस मुकाम पे आप हैं? इनका बहुत योगदान था। मेरे सबसे बड़े भाई थे, वो तो हांगकांग चले गए थे, तो फिर मैं सबसे बड़ा था घर में। इन्होंने आके मेरे घर को बांध के रखा, कभी भेदभाव नहीं किया। अपनी देवरानियों के साथ में उनको छोटी बहनें समझ के उनके साथ किए, बच्चों के साथ वही है, और ईश्वर के दया से आज भी वही कल्चर चल रहा है। तो ये जो जॉइंट फैमिली का आपने बात करी कि सबको बांध के रखना, सबको बांध के रखने में बहुत सारे सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं। वो आपने भी किए होंगे, भाभी साहब ने भी किए होंगे, जरूरी है लाइफ में। तो आप क्या संदेश देना चाहेंगे यंगर जनरेशन को कि संयुक्त परिवार रखने के लिए किस तरह से अपने को जीवन जीना चाहिए या कितना सेक्रीफाइस करना चाहिए? ईमानदारी होनी चाहिए, मन में ईमानदारी होनी चाहिए,
बेईमानी नहीं होनी चाहिए और स्वार्थ की भावना सीमित होनी चाहिए। जब स्वार्थ अपनी सीमाएं लांघ जाता है तो अतिक्रमण करता है, परिवार के लोगों पर भी अतिक्रमण करता है और सोसाइटी पे भी अतिक्रमण करता है। आपकी आवश्यकताओं को सीमित रखो, खूब काम करो, बढ़िया काम करो और जीवन को आगे ले जाओ, क्योंकि ये तो बीच का क्योंकि वी आर ऑल पेरिशेबल, एवरीवन इज गोइंग टू डाई। वाई वी शुड गिव आवर अटेंशन टू बैड थिंग्स, ट्राई टू बी गुड एंड डू गुड टू अदर्स ऑल्सो। no, पर इसमें यह भी होता है कि आपने तो अपने जीवन में बहुत किफ़ायत बरती है, मैं जैसा देखता भी हूँ, और जहाँ खर्चा करना होता है आप पूरी तरह करते हैं, पर जहाँ किफ़ायत करनी होती है, मैंने ये भी सुना आप पुराने कागज को भी इकट्ठा करके उसको वेस्ट नहीं करते। हाँ, नहीं करता हूँ। पर यंगर जनरेशन जो आज की पर अगर है, 5-10 करोड़ रुपए देना हो तो मैं दे देता हूँ। हाँ वो दे भी देते हैं, पर अब आज की जो नई जनरेशन है हाँ। उनका ब्रॉडअप भी उस तरह से नहीं हुआ जो स्कैरसिटी उन्होंने कभी देखी हो। तो कभी कभी आपको लगता है कि इतना खर्चा इस तरह से नहीं करना चाहिए? नहीं, अभी भी मेरे को अच्छा लगता है। अभी मेरे बेटे मेरी पोतियों की शादियों में, मेरे पोतों की शादी में खर्चे कर रहे हैं, मेरे को कम समझ में आता है। मैंने कहा इतना रुपया दान में दो ना, आधे रुपये से काम हो जाएगा, आधा रुपया दान में दे दो। दैट इज द रीजन व्हाई दिस पर्सन इज व्हाट ही इज टुडे। यू नो, अपने ऊपर खर्चा नहीं करना, वेस्ट नहीं करना, लेकिन अगर दान में देना है तो वो जरूरी है। मैं समझता हूँ कि हम सबको, यहाँ जितने भी बैठे हैं सब आपसे छोटे ही होंगे, खाली सुराना साहब बड़े हैं, जो आपने हमको बताया, क्योंकि आपके व्यापार के बारे में तो मैं समझता हूँ जितने लोग यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं, लेकिन ये जो इनसाइट आपने आज दी वो हम सब के लिए एक बहुत प्रेरणा है। और मैं समझता हूँ कि एजी कोट्यारी फर्म चेन्नई से ही है। आपकी चेन्नई की लाइफ भी बताओ। चेन्नई सेकंड थे, सबसे पहले रंगून में किया था, सेकंड नंबर की दुकान मेरे दादा साहब ने चेन्नई में किया था, जो आज भी मौजूद है। आज भी वहाँ काम बहुत छोटा है, क्योंकि उस जमाने में छोटे छोटे काम होते थे, हजारों के काम, 1-2 लाख तो बड़ी बातें होती थी। और मैं जब बॉम्बे गया और मैंने देखा, मैं कलर स्टोन का व्यापारी हूँ और मेरे को बहुत वर्षों तक लोग कलर स्टोन का ही मानते थे। मेरे को पैनल भी कलर स्टोन के, जब रश्मि भाई ने मेरे को चुनाव लड़वाया तो कलर पैनल से ही लेके आए। फिर बाद में लोग बोले यार अब कलर का तो ठीक है आपका, अब तो आप कलर के कहाँ ज़्यादा व्यापार है। फिर डायमंड पैनल में बाद में आया। काउंसिल में मैंने 25-30 वर्ष तक व्यतीत किए काउंसिल में, लेकिन मैं कभी वाइस चेयरमैन नहीं बना, क्योंकि काम बहुत करना पड़ता है। और मेरा दीदा था कि यार मैं इस व्यापार को करूं या सोशल वर्क में ज़्यादा करूं। थोड़ा बहुत करता था एज ए मेंबर ऑफ द कमेटी, लेकिन मैंने पद लिया नहीं कभी भी। वो बोलते थे कि तुम चेयरमैन बन जाओ, मैं कि साहब मैं नहीं बनूंगा, तो मेरा घर का काम छोड़ करके इस काम में लगना पड़ेगा मेरे को। तो आप मन से अपने आप को अभी भी कलर स्टोन का समझते हैं या डायमंड का समझते हैं? मैं दोनों में समझता हूँ। नहीं, आप अपने आप को आज भी कलर स्टोन के नजदीक समझते हैं या डायमंड के नजदीक? दिल तो मेरा कलर स्टोन के नजदीक है। वही जानना चाहता था। हाँ, अभी भी क्या है कि कलर स्टोन को देख के मेरे को बहुत खुशी होती है। डायमंड कमाने की वस्तु है, खरीदते हैं, बेचते हैं, बनाते हैं। क्योंकि अफ्रीका की 5 कंट्रीज में हमारी फैक्ट्रियां हैं, रशिया में फैक्ट्रियां हैं, और पुतिन साहब खुद आए थे हमारी जो रशिया की फैक्ट्री का वो जानना पुतिन साहब ने चाहूंगा, किया। पुतिन साहब जब आए तो आपको उनसे मिलके क्या, बिकॉज हेड ऑफ द कंट्री प्रेसिडेंट कमिंग टू इनॉग्रेट फैक्ट्री, तो उस समय क्या आपके भाव थे, क्या फीलिंग थी? वहाँ बड़ी खुशी के थे कि कंट्री का हेड वो एक मामूली डायमंड वाले की फैक्ट्री का उद्घाटन कर रहा है, तो खुशी तो अपार होती है। नहीं, मामूली डायमंड वाला तो नहीं है, लेकिन वो इनॉग्रेशन करने, तो कैसे एज अ पर्सन हाउ यू फेल्ट? आर यू स्टिल इन टच विद हिम? No, I am not in touch with him, but I appreciate the greatness of that man, because this factory was opened in Vladivostok, the east of Russia. Russia is such a big country that right from Japan to Europe, it's the biggest country in the world, and they are the biggest producers of diamonds also. Lekin ultimately, क्या है कि अब now they are looked upon as a country which should not be given promotion.
that is there. But Russia is, and we have made a lot of good businesses there. And today also we are regarded as the top buyers of Russian, but now I transferred my shareholding to someone else. So if you ask you one question, which is a business question, how do you see the future of, because now you are into so many other businesses also, real estate is your new passion. Now latest is Yeah. KZ Realty. So how do you rate Diamond as, how you see the future of Diamond vis-a-vis real estate business? No, diamond is diamond, and diamonds are forever. It is a true proverb. Diamonds are forever, and it will be forever. It will remain forever. So reality is going to be your second business. It can never be your first business. Now I am getting old now, and this business will go to my sons and grandsons. But I want to remain only in color stone and diamonds. I don't pay attention to the other businesses, but I keep a watch on each and everything. So a jeweler is going to remain the jeweler. Of You course. are going to remain in our I community. want to be known as a jeweler and a heritage conservator. That also is near to my heart. तो मैं भाभी साहब की बात कर रहा था कि you said she has a big hand in whatever you have achieved today. How do you rate yourself as a husband? I have never been a very good husband because most of the time I was engaged in doing businesses and traveling all over the world. So I couldn't give that much of time to her for family, for entertainment, for going here and there and enjoying holidays. I don't know what is holiday. What is Sunday? I don't know. I work whenever I But- rise. Even today at 5 o'clock I rise. And 10 o'clock I go to sleep. And even when I rise, I try to catch people in USA. Oh, you are awake. And you are going to sleep. I am awake now. You give me reply of my questions. And then second time, I take to Japan and then to Hong Kong, China, Thailand. As the sun moves, my activities keep on going. अभी आप थोड़ा टाइम देने लगे कि नहीं भाभी नहीं, साहब अभी भी मैं वो अपने काम में हैं, वो सेवा के काम में लग गए, उनको इंटरेस्ट आ गया हॉस्पिटल में. फ्रॉम 10 o'clock to 5 o'clock she is there to serve the people, to see that how she can be helpful in reducing the sorrows or the problems of the people who are suffering from cancer. that is She a, enjoys very much there. that's a great job what she is doing and with full dedication. All of the Jaipur knows about her. I think she needs an applaud from all of us. And here is Sri Narottamji Kothari. My questions are over, but I believe lots of audience here, they want to ask something, maybe 2 or 3 questions we want to ask. Kamalji wants to, again a Kothari wants something from Kothari. He is also Please. a Kothari. Yeah, that's why. नमस्कार साहब, बहुत ही अच्छा लगा आपका पूरी जीवनी से आप काम कर रहे हैं. मतलब सब चीज़ों को छोड़कर व्यापार को जिस तरह से आपने एक ऊंचाइयां प्रदान किए, तरजीह देते हुए, और सब चीज़ों को, चाहे भाभी साहब हों चाहे परिवार हो, नहीं व्यापार पहले है सुबह से रात तक. पर मेरा एक सवाल यह है कि आपने जैसे आपके दादा साहब को देखा, फादर साहब को देखा, शायद परदादा साहब को देखा, अब आपने पड़पोते को देखा, पोते को देखा, बेटे को देखा. वैसे 7 पीढ़ियाँ वैसे तो बहुत रेयर है, एक आदमी देख पाता है, पर आप बहुत ही लकी हैं कि आपने 7 पीढ़ियाँ देखी. पर जो मेरा सवाल है कि अभी जब अपन बात करते हैं जनरेशन गैप की, आपने जॉइंट फैमिली रखी, उसके बावजूद ये जो जनरेशन गैप है, आप तो बहुत सिंपल लाइफ जिए, जरूरी नहीं है बेटा पोता पड़पोता वैसे ही जीने के लिए बाध्य हो या आदि हो. तो इन सब के जनरेशन गैप को आपने कैसे कोप अप करके और परिवार को एक बांधे रखा? आज भी हम देखते हैं तो बाहर से ऐसा नहीं लगता है कि कोई फर्क है, जो आप कर रहे हैं वही पीढ़ियां कर रही हैं, पर जनरेशन गैप तो जरूर रहा होगा. आपके और आपके दादा साहब में भी रहा होगा, आपके और आपके पोते या पड़पोते में भी रहेगा. उसको कैसे कोप अप करते हैं? नहीं, उनके लिए घर के संस्कार बहुत काम आते हैं, और बचपन से ही जो उनको शिक्षा दी जाती है और जो वातावरण उनको प्रोवाइड किया जाता है, वो ऐसा होता है कि वो स्वतः ही उसको स्वीकार कर लेते हैं. जोर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती है. उसकी अच्छाइयाँ देख के, उसकी वैलिडिटी देख करके नेक्स्ट जनरेशन अपनाने लग जाती है. नाउ
I have seen 6 generations in my life, and I am the 3rd generation. I am seeing my 4th, 5th and 6th also. So मैं सोचता हूँ अभी मेरे कुछ पड़पोते हैं या पोते वो बोलते हैं हमको स्टार्टअप करना है. मैंने कहा यार क्यों टाइम वेस्ट करते हो, क्या स्टार्टअप करोगे? केसरीमल जी ने 1905 में स्टार्टअप कर दिया था, उसको पूरा करो ना. वो पूरा ही नहीं हुआ अभी तक. वो स्टार्टअप क्या करना है? ट्राई टू फॉलो द लाइन ऑफ द फैमिली. इट्स अ गुड बिजनेस, ए बिजनेस ऑफ ऑनेस्टी एंड डिग्निटी. जोरी होना बहुत बड़ी बात. पहले जमाने में बोलते थे अव्वल जोरी, दुयम बजाज, तीजा गंदी, चौथा सर्राफ. हमेशा सोसाइटी ने जोनियों को नंबर 1 दिया है. मैं समझता हूँ इसको थोड़ा बता दें विस्तार से कि नई जनरेशन नहीं समझ पाई होगी ये बात. सबसे पहला अव्वल जोरी, जो बढ़िया काम है वो जवाहरात का है. सोसाइटी में जोरी का स्थान सबसे ऊपर है. क्यों? बात के धनी जो बात बोलेंगे. आज भी इतना ट्रस्ट है. करोड़ों का माल मेरे पास लोग छोड़ जाते हैं. मेरा करोड़ों का माल दूसरे व्यापारी के कोई लिखा पढ़ी नहीं है, कोई कागज नहीं है, कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं है, पर वो विश्वास इतना क्षुण है और कभी धोखा नहीं होता है. 99.9% धोखा नहीं होता है. पतला माल छोड़ते हैं, उसमें से कोई माल अच्छा निकाल दे, खराब डाल दे, ये भी संभव नहीं है. उनको यही सिखाया जाता है रत्नों की चोरी करोगे तो बर्बाद हो जाओगे. रत्नों की चोरी करने का नहीं, जो जैसा है वैसे रखने का है. मेरा ऐसे लोगों का संपर्क है, दलालों से ऐसा है कि जिन्होंने हमने जो चीज़ दे दी उसको वैसे ही रखी. कभी भी उन्होंने अपने मन से कुछ किया नहीं और बिना लिखा पढ़ी के करोड़ों की जोखिम. आज भी ऐसे हो रहा है. तो ये ब्यूटी है इस धंधे की. इस धंधे की जो विशेषता ये है कि जो विश्वास है अक्षुण्य है. वो तो आपने कहा कि जो ग्रैंडफादर ने स्टार्टअप कर दिया तो वो अभी वही चलना चाहिए. वो अपने आप में स्टार्टअप है. और आजकल नए स्टार्टअप हो रहे हैं. तो हमारे एक स्टार्टअप वाले मनोज गोयल जी आपसे कुछ पूछना चाहते हैं. अव्वल जौहरी, दूजा बजाजी. नहीं, अव्वल जौहरी, दुयम बजाज. दुयम मतलब बजाज, जो कपड़े का व्यापार करने वाले बजाज कहलाते हैं, उनको सोसाइटी में नंबर 2 दिया गया. तीजा गंदी, जो इत्र का व्यापार करते हैं, उनका नंबर 3 है सोसाइटी. और जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, इनका 4 नंबर है. अव्वल जौहरी, दुयम बजाज, तीजा गंदी, चौथा सर्राफ. तो जौहरी की तो क्या महिमा है, सोसाइटी में शुरू से ही है. 4 टॉप के बिजनेस हैं. ये 4 ही बिजनेसेस हैं. और इनमें क्या, इसको फर्स्ट नंबर जवाहरात को दिया कि वो जीवन रत्नों जैसा ही होना चाहिए. खोट मिला हुआ, डुप्लीकेट, बेईमानी, किसी का पैसा ले लिया, किसी का माल ले लिया, दिया नहीं, माल बदल दिया, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए. उनकी पीढ़ियाँ चलेगी ही नहीं. और सोना साहब बिराज ने, इनका तो हमारे से ही बहुत पुराना है. हम तो 120 वर्ष के ही है, ये तो कहीं 300 वर्ष के ऊपर के. ये एक ऐसी फैमिली है जयपुर में जो मिसाल देने योग्य है. एक बार मजाक में इनके बड़े भाई साहब ने कहा कि आप बड़े होशियार हो, हमारी 3 बेटियां ले गए. मैंने कहा साहब हम होशियार नहीं है, होशियार तो आप हो. आपकी बेटियां मालकिन हैं, हमारे बेटे मैनेजर हैं. तिजोरी की चाबियां तो उन्हीं के पास है. मनोज कुछ पूछना चाहते हैं. यस मनोज. भाई साहब, आपने आज बहुत ही सबका मन मोह लिया. आपकी विचार सुन के आई थिंक एवरीवनस वेरी वेरी एनर्जाइज्ड. एक ज़माने में जब बाहर ट्रैवल करना मुश्किल था, आपने ट्रूली एक इंडियन मल्टीनेशनल एंटरप्राइज बनाई. हीरे का व्यापार बहुत बड़ा है और कलर स्टोन्स का बहुत छोटा है, जैसे आपने मतलब हमने सबने देखा है. और हम सब ये विश्वास रखते हैं कि अपने कलर स्टोन्स अंडर सोल्ड हैं. कि जो कुदरत की एक देन है, इतना डिफ़िकल्ट है माइन करना, इतना रेयर है, उसका हमको रियल बेनिफिट नहीं मिलता. पूरा ट्रेड आपके सामने है. यंगस्टर्स बहुत सारे दूसरे ट्रेड से भी यहाँ पे आए हैं इस ट्रेड में. आपका क्या मार्गदर्शन है स्टार्टअप्स के लिए और अदर एंटरप्राइजेस के लिए कि
ट्रेड के लिए क्या व्हाट इज योर एडवाइस एंड डायरेक्शन टू बी फॉलोड दैट जेमस्टोन ट्रेड आल्सो बिकम्स लार्जर? ये तो धंधे का स्वरूप है, क्योंकि रत्नों का व्यापार में माइनिंग, कभी कोई माइंस में से माल मिलता है फिर वो माइन बंद हो जाती है। माइनिंग उस तरह से नहीं हो सकती है जैसे डायमंड की माइनिंग, किम्बरली माइंस जैसे होती हैं, बरसों बरस चलती रहती है और कुछ न कुछ हीरे निकलते रहते हैं। एक तो इस धंधे का नेचर ऐसा ही है। दूसरा, कलरस्टोन को मैं मिठाई के रूप में समझता हूँ। खाने के अंदर रोटी सब्जियाँ सब होती है, मिठाई थोड़ी सी होती है, पर जायका मिठाई का ज़्यादा होता है। तो आज भी कलरस्टोन जिस दागिने में लगता है उस दागिने की शोभा बढ़ जाती। अभी मिसेज अंबानी ने पन्ने के पहन रखे थे बड़े बड़े, उसके बाद में देखो आप पन्ने का लेडीज में क्रेज हो गया, सब बड़े बड़े पन्ने। वो तो खैर बहुत बड़े आदमी हैं तो बेस्ट क्वालिटी के पहने होंगे, लेकिन आज महिलाएं बड़े बड़े पन्ने पहनती हैं, बड़े बड़े लॉकेट पहनती हैं। तो इस धंधे में वो वॉल्यूम इसलिए नहीं आ सकता कि इसका उद्गम स्थान इतना बड़ा नहीं है। एक माइन थोड़े बरस चलती है फिर एग्जॉस्ट हो जाती है, फिर दूसरी माइन चलती है वो फिर एग्जॉस्ट हो जाती है। और हीरे की बात अलग है। सोने के बाद नेक्स्ट नंबर हीरे का स्टैंडर्ड है हीरे में। ये तो उनकी सब वैल्यू करता है। रेपापोर्ट वाला प्राइसिंग का नक्शा करता है, आपको पेपर के आदान प्रदान करना है। अब वो आई ग्लास लगा कर देखने का तो जमाना ही चले गया। हमने भी अपने आई ग्लास और सब रख दिए एक जगह। अब तो सब ट्रेड के अंदर पेपर ही पेपर हो गए, लेकिन फिर भी ठीक है। Sir, I had the opportunity to take one of your interviews a few years ago. I'm Srikant from Times of India. Could you hear? No. I'm Srikant from Times of India. I had the opportunity once to interview you. Yes, sir. And I have two questions actually. First is, what is the impact on a person of his name? Do you think the name has an impact on the person? My first question. Because I am drawn to this question because of your name. You are so passionate about jewelry, so passionate about gemstones. So your name itself reflects that. Thank you. Is this impacts on the name Personality also of the impacts? person. Personality of the person. And my second question is, I don't know where I was born. I was nothing. I was only a small baby. But my parents or my grandparents chose this name for me. That is their greatness. They might have thought something in their imagination that this boy someday will be full of these qualities. That's why they kept my name as Navratna. my second question is, sir, you said your passion is also conservation of heritage. So in that, what you would like to achieve in that segment, because you are a very passionate person about heritage, but what are the goals? What are the things you want to see being done in this segment? See, I have got an imagination. When I was a small child and I was studying in Xavier's, there were some small documentaries. Alice in Wonderland. I saw that, and the impact is still on my mind. Alice was a small girl which went into a wood, and then she saw so many things there. So I think once I am allowed to complete my work, this will be something in Jaipur which will hold the visitor for one day more. He will stay for one day more in Jaipur. If he has planned for 2 days, he will stay for 3 days. If he has planned for 3 days, he will definitely stay for 4 days. Because we will give him boating rides. And I have seen Las Vegas, and I have seen the fountains they are working. So that is in my imagination. All with full lights, the fountains going on in the lake, and boating is there. I want to make a raft with a good food and everything, air conditioned, with big glasses. And all honeymoon couples should come and have their dinner there.
कोठारी साहब जब ये बात कर रहे हैं, इनकी आंखों की चमक मैं देख रहा हूँ जैसे विजुअलाइज कर रहे हो कि किस तरह से वो करना चाहते हैं. अजय जी वांट्स टू आस्क समथिंग. भाई साहब, आप जयपुर के अति सफल व्यक्तियों में गिने जाते हैं. चाहे वो समृद्धि की बात हो, चाहे समाज सेवा की बात हो, चाहे व्यवसाय की बात हो. आपने जो अपने सब बातों का जिक्र किया, अभी क्या आपके पास कुछ अनफिनिश्ड एजेंडा है अपार्ट फ्रॉम जल महल पैलेस? आपको कभी ऐसा लगता है कि ये काम मुझे करना बाकी रह गया है? क्या आपका ऐसा कोई मसला, ऐसा मुद्दा या ऐसा कोई विषय है? सर, अभी हमने एक नया प्रोजेक्ट किया केजी के एकेडमी. उसमें मैं चाहता हूं कि यंग बच्चों को खूब रोजगार मिले, तो हमने अच्छी अच्छी फैकल्टीज ढूंढ के रख रहे हैं. उनको असॉर्टमेंट करना, उनको पॉलिशिंग करवा सिखाना, डायमंड में, कलर जेम स्टोन्स में और ज्वेलरी में. तो प्रॉपर एकेडमी हम बना रहे हैं. अभी तक अनऑर्गेनाइज वे में हमने काम किया है. 5-6 हज़ार बच्चे मैंने तैयार किए, तो गुरु शिष्य परंपरा के हिसाब से. न कोई रिकॉर्ड है, न कोई वो नियम है. अब हम यूनिवर्सिटी से भी टाई अप करना चाह रहे हैं कि हमको डिप्लोमा देने की वो परमिशन देवे, हमारा चेक करें, उनके नॉर्म्स को हम पूरा करेंगे. मैं चाहता हूँ कि हमारी यंग जनरेशन कमाने में पीछे नहीं रहे और सरकारी नौकरियों के पीछे नहीं घूमे. वो खुद सेल्फ मोटिवेटेड हुए, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखें, छोटा काम करें, लेकिन आगे भविष्य में बड़ा काम करने की तमन्ना मन में रखें. ये मेरी अभिलाषा. कोठारी साहब, आई वुड लाइक टू आस्क यू, आई गॉट अपॉर्चुनिटीज 1-2 बार आपके साथ जब जेट एयरवेज चलती थी जयपुर से बम्बई के सफ़र में आपके साथ जाने का, और फर्स्ट रो की इकोनॉमी सीट आप बुक कराते थे. और मेरे मन में विचार आता था कि भाई जब कोठारी साहब बिजनेस क्लास में नहीं जा रहे हैं तो अपने को तो सोचना भी नहीं चाहिए. और ये सवाल कुछ 1-2 बार के बाद मैंने आपसे पूछा भी था, तो कोठारी साहब ने बोला, साहब मैं एक एग्जाम्पल सेट कर रहा हूँ. तो मेरा मानना है, वॉज दैट द सेक्रीफाइस व्हाट यू गेव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन? वी आर हियरिंग अ लॉट अबाउट योर अचीवमेंट्स, बट आपने खुद ने क्या ये एक सेक्रीफाइस किया पैसा होने के बावजूद अपने आप के लिए, कि आप एक एग्जाम्पल सेट कर सकें पूरी नेक्स्ट जनरेशन या कंपनी को इतना बड़ा करने के लिए, या इसके पीछे कोई और कारण है? नहीं, इसके पीछे एक ही कारण है कि मैं एक ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रहा हूँ. मैं जो करूँगा, मेरे माते जो भी लोग हैं वही करेंगे. आज भी मैं इकोनॉमिक क्लास में, इंडिया में इकोनॉमिक क्लास में ही जाता हूँ, आज भी जाता हूँ. मजाक में लोग कहते हैं तुम प्लेन ले लो, ये ले लो, बल्कि मेरा काम नहीं है. ये जो पब्लिक की पैसे से जो संपन्नता आती है वो ही प्लेन और इसको कर सकते हैं. मेरा तो हार्ड अर्न मनी है, मेहनत करके कमाया हुआ है. लेकिन जब विदेश जाता हूँ तो मैं इकोनॉमिक क्लास में नहीं जा सकता, क्योंकि मेरी एज भी अलाउ नहीं करती है. आई वॉन्ट टू स्ट्रेच माई सेल्फ, एंड समटाइम्स आई हैव टू ट्रेवल फॉर 7 hours, 8 hours, 10 hours, 12 hours. If I go to USA, I get one stop somewhere in Europe, and then it takes me 24 hours to reach USA. तो ऐसी परिस्थिति में मैं बिजनेस क्लास लेता हूँ. बाकी आज भी मैं इकोनॉमी में ही जाता हूँ. मैं वो हेडवेट मेरी आने वाली जनरेशन में नहीं पैदा करना चाहता हूँ कि हम कुछ हैं, दिस इज माई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, आई कैन नॉट कॉम्प्रोमाइज. नो नो नो, दिस इज ऑल मिथ्यात्व, ऑल रॉन्ग. योर फादर, योर ग्रैंडफादर हैव डन समथिंग फॉर यू, बट व्हाट डिड you do? You are a newborn person. You have to make your career by yourself. And I don't want to leave that kind of legacy in their mind. They should adopt the legacy of betterness and goodness, not enjoying life only because you are born in a rich family. That is not a good thing. That will spoil their career. They should learn from the very beginning that what is life, and they should take the harder time, harder course of life to achieve that. यही कारण है आज इतना बड़ा ग्रुप कोठारी साहब चला रहे हैं. मैं समझता हूँ यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं उन सब ने आज बहुत शिक्षा ली, आनंद भी लिया. और जब शुरुआत हुई थी तो ये हॉल खाली था, अब मैं देख रहा हूँ पीछे लोग खड़े भी हैं. तो ये एक पावर आप में है, क्योंकि 9 के 9 रत्न आपके पास हैं. और आई थिंक दिस मैन नीड्स अ best way of, applauding him, so we could all stand and
And I would request Thank you very Anila much. Bhabhi Thank ji you. to please come I am here. highly obliged, Please. and I want to thank everyone of क्योंकि you. आपकी सफलता के पीछे जो हाथ है हम चाहते हैं हम सब लोग वो भी देख लें. हाथ और साथ. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. हाथ तो बहुत बाद में मिला था, लेकिन साथ बहुत टाइम से मिला हुआ है. तो दो हाथ जब जुड़ते हैं तो ये ताली बजती है. ये मेरा कहना है कि सबका सहयोग बना रहे तो फिर आप सब तक पहुंच जाते हैं. घर में संपन्नता होनी चाहिए. उतार चढ़ाव सबकी ज़िंदगी में आते हैं, लेकिन बैलेंस, लाइफ का बैलेंस बहुत ज़रूरी है. साथ जरूरी है, बैलेंस जरूरी है, सहयोग देना जरूरी है, दुख सुख की बातें करना जरूरी है, सब जरूरी है. फिर अपने आप ही बड़ वृक्ष बन जाता है. थैंक यू. राजीव, Sheila Bhabhi to honor. Can I call Sheila Bhabhi to honor Madam Kothari? भाई साहब से जब भी कभी किसी भी मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी तो निसंकोच फ़ोन किया है और उसका इमीडिएट यही मिला है कि भाई आप किस वक्त आना चाहते हो. जो हमने समय मांगा उसी समय भाई साहब ने कहा कि आप पधारिए, और जो भी हमारी बातचीत थी, समस्या की, उसको उन्होंने अपने ढंग से बहुत सुंदर ढंग से निवारण किया है. और हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं हमारे परिवार में भी और समाज के लिए भी कि कुछ 1-2% कुछ आगे बढ़ सके इनसे सीख के. धन्यवाद भाई साहब की कृपा. धन्यवाद. Request Dinesh ji to please give the memento. गाड़ी आगे चले जाती है. मानव जीवन में बचपन में पढ़ा था कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज के सिवाय उसका कोई उद्धार नहीं है. अपने आप को कितना ही बड़ा समझो, कोई अर्थ नहीं है. रावण कितना विद्वान, कितना शक्तिशाली राजा था, लेकिन अंत में क्या हुआ अपन सब जानते. तो समाज का आशीर्वाद, समाज की सद्भावना, और ये उसके बगैर आदमी ऊपर जा ही नहीं सकता है. धन्यवाद. At the closing note, I will like to thank Rajiv very much, Rajiv, for conducting the session so nicely. And आज का भाव विभोर होने वाला सेशन था. मैंने सुराना साहब से, कोठारी साहब से रिक्वेस्ट की थी, तो थोड़ा सा रिलेक्टेंट थे, बिकॉज ही हैज़ वेरी बिजी शेड्यूल एंड स्वास्थ्य और उम्र सबके हिसाब से इन्होंने कहा कि मेरे को क्यों बुलाते हो. बट देन इट वॉज रियली वेरी वेरी मोटिवेटिव टू ऑल ऑफ अस. हम लोग सब आज जो उनकी बातें सुन के, मेरे ख्याल से इनमें से 2-4 बातें भी हम सीख लेंगे हमारे को, तो जीवन सफल हो जाएगा. तो थैंक यू वेरी मच सर. कोठारी साहब, आपने जो हमारा सम्मान, हमारी मान रखा, बात रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद.